एनसीपी ने पूरा हेल्प किया है, हमारा गवर्नमेंट ने पूरा हेल्प किया है, फिर कतर का जो एम्बेसी उन्होंने पूरा हेल्प किया। तो मीडिया हमारा हेल्प नहीं करता तो हम आज यहाँ पे नहीं आ पाते। आज हम लोग का बहुत खुशी का दिन है और ये सब आप लोगों की आज तक की जो मुहिम उन्होंने शुरू की थी, मैं शम्स ताहिर साहब को भी बहुत थैंक्स बोलूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद अभी मिल रहे हैं। ये तो हमारा आंटी ने हमको पूरा सामान दिया था, 4 किलो उसमें सामान। तो लगभग 2 साल बाद ओनिबा और शरीक ने जब मुंबई की सरजमीन पर कदम रखा तो न सिर्फ उनकी दुनिया बदल चुकी थी, बल्कि 2 साल पहले जिस दुनिया को छोड़कर वो कतर पहुंचे थे, वो दुनिया भी बदली हुई थी। पिछले करीब 1.5 सालों से पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। कोरोना ने जीने के रंग ढंग बदल डाले हैं। ये बदला हुआ जमाना ओनिबा और शरीक के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि करीब 2 साल तक कतर की जेल में बंद रहने की वजह से उन्हें मालूम ही नहीं था कि इन 2 सालों में कोरोना ने इस पूरी दुनिया को कितना बदल दिया है। लेकिन इन तमाम बदलावों के बावजूद मास्क के पीछे छुपे चेहरे से तब भी ओनिबा और शरीक की खुशियां टपक रही थी। टपकती भी क्यों नहीं, उम्मीद के उलट इतनी जल्दी वो अपने देश और अपनों के बीच होंगे, महज 6 महीने पहले तक उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। लेकिन देर सही पर सच की जीत होती है और ओनिबा और शरीक के साथ भी यही हुआ। एनसीपी ने पूरा हेल्प किया है, हमारा गवर्नमेंट ने पूरा हेल्प किया है, नारकोटिक्स का टीम ने पूरा हेल्प किया है, फिर कतर का जो एम्बेसी उन्होंने पूरा हेल्प किया, तो ही हम यहाँ पे आए सर। आज तो फिर हम यहाँ पे नहीं आ पाते। आज तक की मुहिम आपको याद होगी, जो पिछले साल नवंबर से हम लगातार ओनिबा और शरीक के लिए चला रहे थे। उस ओनिबा और शरीक के लिए जो बेगुनाह होते हुए भी पिछले 2 सालों से कतर की जेल में बंद थे, और इसी दौरान ओनिबा ने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। 2 साल पहले सिर्फ ओनिबा और शरीक कतर गए थे, लेकिन 2 साल बाद 15 अप्रैल को जब वो मुंबई लौटे तो 2 से 3 होकर लौटे। साथ में इनकी गुड़िया भी थी। मैं मेरा वाइफ से जब हमको पकड़ा एयरपोर्ट पे, उसके 1 साल बाद मुलाकात हुई। मैं मेरा बच्ची को 8 महीने बाद जब वो पैदा हुआ उसके बाद देखा। 8 महीने बाद जब मेरा बच्ची हुआ उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा। मतलब कितनी बार एप्लीकेशन लिखी, वो सब रिजेक्ट हुई। यकीनन ऐसी मिसालें बेहद कम मिलती हैं, जब देश से दूर विदेश में कोई बेगुनाह हिंदुस्तानी जेल में बंद हो और उसे वापस भारत लाने के लिए एक साथ कई सरकारी एजेंसियां जुट जाएं। ओनिबा और शरीक की रिहाई और वतन वापसी के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना, केस के आईओ केपीएस मल्होत्रा, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और कतर में मौजूद भारतीय दूतावास ने मिलकर एक साथ काम किया। नतीजा ये रहा कि कतर की जिस अदालत ने ड्रग्स के मामले में ओनिबा और शरीक को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, नए सबूतों की रोशनी में उसी अदालत ने इन दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ इनकी रिहाई मुमकिन हुई, बल्कि दोनों आखिरकार अपने घर लौट आए। 6 जुलाई 2019 को ओनिबा और शरीक बेंगलुरु से 4 दिन के लिए कतर गए थे हनीमून ट्रिप पर, और इस हनीमून ट्रिप का इंतजाम किया था शरीक की फूफी तबस्सुम ने। लेकिन तबस्सुम ने अपने ही भतीजे को धोखा दिया। हनीमून ट्रिप के नाम पर उसके बैग में 4 किलो ड्रग्स रख दिया, ये कहकर कि ये जर्दा है, यानी पान मसाला। लेकिन दोहा एयरपोर्ट पर ड्रग्स का सच सामने आ गया और ओनिबा और शरीक पकड़े गए। चार दिन का उनका ये सफर अब 10 साल की कैद में तब्दील हो चुका था। वो 4 दिन ओनिबा और शरीक शायद ही अब कभी भूल पाए। सर ये तो हमारा आंटी ने हमको पूरा सामान दिया था, 4 किलो उसमें सामान तो बैग में साथ में लाया है मेरे, वो बैग उन्होंने हमें वापस दिया है पूरा। तो मैं चाहता हूँ सर अभी उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो, उनको भी पकड़ा जाए। वतन वापसी के बाद आज तक ने ओनिबा और शरीक से बातचीत की और उनके जरिए ही पूरी कहानी को समझने की कोशिश भी की। सर ये बात थी 4 जुलाई 2019 की। एक बार रात को 12 बजे हमारा आंटी हमें फ़ोन करता है, मतलब हमारा बुआ
हमारा फादर का जो सिस्टर है वो मुझे फ़ोन करता है, वो बोलता है कि आपको कल बेंगलोर जाना है, फिर बेंगलोर से आपको कतर जाना है, ये पूरा ट्रिप मैं आपको अरेंज करके दे रहा है। हम उसको मना भी कर रहा है कि हम लोग नहीं जाएगा, फिर भी हमको फोर्स कर रहा है, सब कुछ बोल रहा है कि नहीं आपको जाना है, हमने पूरा खर्चा किया है, आपका वीज़ा इशू किया है, आपका टिकट इशू किया है, आपके लिए होटल बुकिंग करके दिया है, आपको हमारी तरफ से जाना है। मैं उसको कितना मना कर रहा है, नहीं जाएगा, वो बोली नहीं जाओ। मैं उसको बताया कि मेरा वाइफ भी प्रेग्नेंट है, फिर भी वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। हम उसको काफ़ी मना किया, वो भी सुना नहीं कुछ भी, वो भी बस बोल रहे जाओ जाओ जाओ, वो एक ही ज़िद पे था, बस जाओ। फिर उन्होंने मुझे बोला एक बैग रहेगा, मतलब बैग देना, मेरा ही बैग है, मैं ही तुमको बैग देगा, वो मेरे एक फ्रेंड को दे देना। मैं बोला नहीं, मैं बैग किसका ऐसा पकड़ता नहीं है, आप चाहे तो अपना रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उसमें मैं बोल रहा हूँ भाई पुप्पी बैग में क्या रहता है, बैग में कुछ ऐसा गलत सामान तो रहता नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि भाई गोल्ड स्मगलिंग होता है आज की तारीख में, ये मैंने सुना था, पेपर में पढ़ा था कि भाई इतने इतने लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं, तो सब न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने। पर ऐसा कभी इंटेंशन, कभी सोचा नहीं था कि ड्रग्स भी ऐसा स्मगल होता है, वो भी अपने इंडिया से स्मगलिंग बाहर होती है, ऐसा कभी सुना ही नहीं था। तो मेरा फूफी बोल रहा है नहीं बेटा तंबाकू रहता है, तंबाकू क्या, जैसे शिमला मानिकचंद, बेटा बस वैसा रहता है, वो बैग में रहेगा, बैग भी मेरा है, ये बैग भी उन्हीं का है, ये बैग उन्होंने हमें दिया था, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा बैग उन्होंने दिया था, ये बैग में से हमें कतर एयरपोर्ट पे पकड़ा था, ये पूरा नारकोटिक्स टीम ने पूरा सर्च किया था इसको, ये पूरा कपड़ा था इसके ऊपर, फिर ये पूरा फिटिंग में था, ये देखिए पूरा स्टेपलर अभी भी लगा है इसमें ऐसे ही, ये सब पूरा ऐसा ही पूरा बैग में पूरा राउंड में सामान था इसमें, इसमें आशीष था पूरा बैग में ऐसा छुपा के पूरा फिट करके दिया था। जब हम कतर एयरपोर्ट आते हैं तो उन्होंने डायरेक्ट हमें इमिग्रेशन पे स्टॉप किया, हमारा पासपोर्ट चेक किया और हमें साइड में कर दिया। हमने पूछा सर क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं सऊदी में जॉब कर चुका हूँ, दुबई में जॉब कर चुका हूँ, हस्बैंड वाइफ बैंकॉक जाके आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमको मालूम है कि एयरपोर्ट का क्या सिचुएशन रहता है। तो उन्होंने डायरेक्ट इमिग्रेशन पे हमें साइड में कर दिया। मैंने उनसे पूछा सर क्या प्रॉब्लम हो गया, आपने हमेशा साइड में क्यों कर दिया। उन्होंने बोला नहीं आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, थोड़ा 10 मिनट वेट कीजिए, हम आपको बताते क्या है। उन्होंने हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमें साइड में ले लिया, हमें पूरा वेट कराया। उसके बाद इमिग्रेशन अथॉरिटी आई, बड़े ऑफिसर आए वहाँ के, उन्होंने हमें हमारा इमिग्रेशन क्लियर कराया। मुझे ऐसा कुछ डाउट हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ, क्योंकि ऐसा रोकता नहीं है। फिर उन्होंने हमें डायरेक्ट कस्टम्स में लेके गया, बोला आपके पहले बेल्ट पे लेके गया, बोला आपका जो जो बिलोंगिंग्स है बेल्ट से उठाइए। हमने बेल्ट से ये उठाया, ये बैग उठाया और 2 बैग थे और वो सारे बैग उठाए और हम डायरेक्ट, उन्होंने बोला हमारे को फॉलो कीजिए। 2 ऑफिसर आए थे वहाँ पे एयरपोर्ट के, उन्होंने बोला हमको फॉलो कीजिए। हम उनको फॉलो करते करते उन्होंने हमें डायरेक्ट कस्टम्स में लेके चला गया। कस्टम्स का वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट है अलग, कतर कस्टम्स डिपार्टमेंट, वहाँ लेके गया। उन्होंने ये बैग सीधा स्कैनिंग मशीन में डाला, वहाँ पे बड़े बड़े स्कैनिंग मशीन लगे हुए बैग स्कैन करने के लिए, जो भी पैसेंजर आते हैं उनके लिए। तो उन्होंने ये बैग स्कैनिंग किया। उन्होंने बोला बैग में क्या है, मैंने बोला सर कुछ नहीं, हमारे कपड़े हैं। बोला नहीं बैग में कुछ और भी है। मैं बोला सर हमारे कपड़े हैं, क्योंकि हमने तो, हमारी पुप्पी ने हमको दिया, उन्होंने हमको बोला कि भाई तुम मियाँ बीवी 16-16 जोड़ी कपड़े, उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि 16-16 जोड़ी कपड़े लेके आना दोनों हस्बैंड वाइफ अपने लिए। तो हम ऐसे कपड़े लेके गए थे इसमें डाल के, और ये बैग भी उन्हीं का था। तो उन्होंने फिर बोला कि बैग खोलो, बैग खाली करो। हमने बैग खाली किया, उन्होंने हमारा पूरा हर एक कपड़े का उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पूरा चेकिंग किया। फिर उन्होंने ये एम्प्टी बैग डाला मशीन में। फिर जब उन्होंने एम्प्टी बैग मशीन में डाला तो उनको कुछ ऐसा डाउट लगा, तो उन्होंने फिर इतना बड़ा बड़ा उनका कुछ कटिंग मशीन आता है, वो कटिंग मशीन लाया, पूरा बैग कटिंग किया। तो फिर उसमें से पूरा ऐसा आशीष निकला, जिसको अपने हिंदी में चरस बोलता है। वो 4 किलो चरस था, 4 किलो चरस था। वो देखने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ एयरपोर्ट पे रो रहा है। वहाँ पे एक बार आपको कुछ भी सामान के पकड़ेगा तो फिर उसका फिर उन लोग कोई कुछ सुनता नहीं है। आपके पास पकड़ा, ये बैग तो मेरे बोर्डिंग में ही था। मैं बोल रहा हूँ मैडम को तो जाने दो, इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। हमको मालूम नहीं, फिर भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। मैडम प्रेग्नेंट है, उनको जाने दो, वो लेडीज़ है। नहीं, उन्होंने बोला आप दोनों का सामान एक ही बैग में है और आप दोनों का फ़्लाइट का मतलब टिकट पे एक दोनों का नाम भी साथ में ही है, हम ऐसा रिलीज़ नहीं कर सकते आप दोनों का केस बनेगा। फिर हम लोग एयरपोर्ट पे रो रहे हैं। फिर वहाँ से मेरा वाइफ सेपरेट हो जाता है, वहाँ से मैं सेपरेट हो जाता हूँ। फिर उन लोग का जो प्रोसीजर है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब फिर ऐसा उनका जो प्रोसीजर चलता है, फिर वही सब चलता है। जेल में पहले तो हमारा ट्रायल कोर्ट हुआ, जिसमें 6 महीने हमको ट्रायल जेल में रखा गया, जहाँ से हमको पहला सेंटेंस आया 10 इयर्स का। तो वो जेल एक ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे आपको जो भी ड्रग्स वाला आता है वहीं पे वो लोग रखते हैं। फिर उसके बाद बड़ा जेल में शिफ्ट करते हैं।
तो हमको तो वहीं पे रखा 6 मंथ्स तक, छोटे जेल में रखा जहाँ पे बस ड्रग्स का ही सब केस आता है। उसके बाद हमारा हाई कोर्ट में हमने अप्लाई किया था, तो हमारा सेंटेंस सेम उन्होंने 10 ईयर्स ही दे दिया था, जबकि हमने वो टाइम पे FIR कॉपी, हमारे जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह है, हमारे फादर मदर ने यहाँ पे मेरे वाइफ के फादर मदर ने जितना भी फाइंडिंग सर्चिंग जो भी भाग दौड़ के जो भी पेपर जमा किए थे, तो वहाँ से हमें जब हाई कोर्ट ओपन हुआ तो उन्होंने हमारा हुक्म सेम 10 ईयर्स का ही रख दिया। जब उन्होंने हमारा हुक्म 10 ईयर्स का रख दिया तो हम वो टाइम पे हमारा पूरा हुक्म पूरा होप खलास हो गया था कि अब क्या करेंगे। अभी इतना सब कुछ करने के बाद भी इनको कुछ ऐसा एक एविडेंस क्लिक नहीं हुआ। वहाँ पे सर थोड़े ऐसे ऑफिसर्स थे ड्रग्स की जेल में जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जिन्होंने मेरा मोबाइल निकाला, क्योंकि मेरा मोबाइल में पूरा एविडेंस था। वहाँ पे एक आतिफ सर करके है, उन्होंने मेरा पूरा हेल्प किया, उन्होंने मोबाइल रिलीज़ कराया मेरा। नहीं तो ऐसा मोबाइल भी आप रिलीज़ नहीं कर सकता है, आपके साथ जो पकड़ा है जब तक आप रिलीज़ नहीं करेगा आपको तब तक आपके साथ में कुछ देगा नहीं। पर वो एक सर थे, पाकिस्तान के थे, उन्होंने मेरा हेल्प किया बहुत। काफ़ी लोग मिले सर जिन्होंने हेल्प किया। मैं मेरा वाइफ से जब हमको पकड़ा एयरपोर्ट पे उसके 1 साल बाद मुलाकात हुई। मैं मेरा बच्ची को 8 महीने बाद जब वो पैदा हुआ उसके बाद देखा। 8 महीने बाद जब मेरा बच्ची हुआ उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम उसको देखा। कितनी बार एप्लीकेशन लिखी वो सब रिजेक्ट हुई। मैंने कितनी बार एप्लीकेशन लिखी कि मेरा बच्चा भी है मेरे वाइफ के साथ में, एटलीस्ट मेरे बच्चे को तो दिखा दो। उन्होंने बोला नहीं कोरोना है, आप नहीं मिल सकते, आपको अभी अलाउड नहीं है। फिर वो कोरोना जैसे जैसे खलास हुआ उसके बाद भी एप्लीकेशन लिखते हैं वो लोग मना करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बार अंदर फंस गए तो आपका कोई सुनवाई नहीं है।